स्वागत है। आज हम दर्शन की दुनिया में कह सकते हैं एक जबरदस्त सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को शायद हिला कर रख दे। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फ्रीडरिक नीत्शे की और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाली किताब की, बियॉन्ड गुड एंड ईविल, यानी अच्छे और बुरे के परे। 1886 में छपी थी ये किताब और इसने नैतिकता, सच्चाई और इंसान क्या कुछ कर सकता है इस बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ पर आप कह सकते हैं सीधा सवाल उठाया। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक काफी गहरी समीक्षा है और हमारा इरादा है इसके मुश्किल विचारों को खोलना, इसके सबसे जरूरी और चौंकाने वाले आइडियाज को सामने लाना। हाँ। तो तैयार हो जाइए, ये दिमागी कसरत होने वाली है लेकिन मजेदार भी। चलिए इस गहरी सोच के समंदर में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब नीत्शे के पिछले काम द स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा उसके विचारों को ही आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ अंदाज थोड़ा ज्यादा सीधा है, ज्यादा विश्लेषणात्मक। अच्छा। इसे आप पारंपरिक दर्शन की, खासकर उस वक्त के जर्मन आदर्शवाद और ईसाई नैतिकता की एक तीखी आलोचना भी कह सकती हैं, और साथ ही भविष्य के दार्शनिकों के लिए एक तरह का घोषणा पत्र भी। भविष्य के दार्शनिक मतलब? हाँ, जिन्हें नीत्शे मुक्त आत्माएं कहते थे, उन लोगों के लिए जो बंधी बंधाई सोच से आजाद हों। दिलचस्प। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, नीत्शे की स्टाइल। वो किसी सिस्टमैटिक एकेडमिक दार्शनिक की तरह नहीं लिखते। हाँ, मैंने सुना है। वो की पहचान है एफोरिज्म, मतलब सूक्तियां, छोटी, तीखी, कभी कभी पोएटिक, कभी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां। ये आपको सिखाने के बजाय ज्यादा उकसाने के लिए हैं, सोचने पर मजबूर करने के लिए, पाठक को आराम से बैठने नहीं देती। तो अगर नीत्शे ये उत्तेजक, लगभग विस्फोटक स्टाइल इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो किन पुरानी सोच पर हमला कर रहे थे? लगता है सबसे पहले तो नैतिकता की पारंपरिक समझ पर ही। हाँ, बिल्कुल सही। नीचे सीधे सीधे वो जो अच्छा और बुरा है ना, हाँ। जिसकी दुनिया हमें साफ साफ बढ़ी हुई दिखती है, हाँ। उसी पे सवाल उठाते हैं। हाँ। खासकर वो समझ जो हमें ईसाईयत और फिर एनलाइटनमेंट यानी प्रबुद्धता की सोच से मिली। प्रबुद्धता जिसने तर्क और यूनिवर्सल नैतिक कानूनों पर जोर दिया, वो भी निशाने पर। हाँ। नीचे पूछते हैं, भाई ये जो मूल्य हैं जिन्हें हम परम सत्य मानकर चलते हैं, ये आए कहाँ से? क्या ये सच में सबके लिए है, यूनिवर्सल है, या किसी खास ग्रुप ने अपने मतलब के लिए बनाए? और उनका जवाब क्या था? समीक्षा कहते हैं कि वो इसे झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी से जोड़ते हैं। ये तो काफी कठोर शब्द है। हाँ, कठोर है और जानबूझकर है। नीत्शे का तर्क है कि पारंपरिक नैतिकता, खासकर जो स्लेव मोरालिटी से निकली है, जिस पर हम अभी आएंगे, ठीक है, वो असल में औसत इंसान को सेफ और कंट्रोल में रखने के लिए बनी है। ये व्यक्ति की जो असाधारण क्षमता है उसे दबाती है और उसे झुंड का हिस्सा बने रहने को कहती है। मतलब आज्ञाकारी रहो, अनुमान के मुताबिक चलो, ज्यादा सवाल मत करो। ये नैतिकता उनके हिसाब से व्यक्ति को ऊपर उठने से रोकती है, उसे नॉर्मल बनाए रखती है। ये तो वाकई स्थापित नियमों पर सीधी चोट है। तो अगर वो यूनिवर्सल नैतिक कानूनों को नकार रहे हैं, तो फिर विकल्प क्या है? क्या वो पूरी तरह नैतिकता के खिलाफ थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नैतिकता को खत्म ही कर देना चाहते थे। वो नैतिकता के सोर्स को बदलना चाहते थे। सोर्स को मतलब बाहर से थोपे गए नियमों के बजाय नीचे व्यक्तिगत मूल्य निर्माण की बात करते हैं, वैल्यू क्रिएशन की। अच्छा। उनका मानना था कि जो मजबूत, स्वतंत्र व्यक्ति है, उसे अपने मूल्य खुद गढ़ने चाहिए, जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, न कि समाज या परंपरा के बनाए नियमों पर। ये बहुत ही रेडिकल विचार था उस जमाने में। और यहीं पे उनकी वो मशहूर और अक्सर गलत समझी जाने वाली सोच आती है, शक्ति की इच्छा या विल टू पावर। हाँ, बिल्कुल। ये बियॉन्ड गुड एंड ईविल के बिल्कुल सेंटर में है। नीत्शे के लिए इंसान की जिंदगी का जो मूल चालक है, जो ड्राइविंग फोर्स है, हाँ, वो न तो सिर्फ जिंदा रहना है जैसा डार्विन सोचते थे, ना ही सिर्फ खुशी की तलाश जैसा उपयोगितावादी कहते थे। तो फिर क्या है? बल्कि हर जीवित चीज में एक बुनियादी इच्छा होती है, बढ़ने की, फैलने की, अपनी शक्ति को दिखाने की, रुकावटों को पार करने की, अपने आसपास पर अपनी छाप छोड़ने की। यही है शक्ति की इच्छा। लेकिन ये शक्ति शब्द से अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दूसरों पर बेरहमी से हावी होने की इच्छा नहीं है, जैसा कि नाजियों ने बाद में इसे दिखाया। हाँ, इसमें कंपटीशन, संघर्ष, ये सब हो सकता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है आत्मविजय,
सेल्फ ओवरकमिंग, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, क्रिएटिविटी और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर जीत हासिल करना, ये अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक अंदरूनी ड्राइव है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि शक्ति शब्द से ही कई नेगेटिव विचार आ जाते हैं। अच्छा, इसी शक्ति की इच्छा और वैल्यू क्रिएशन से जुड़ा हुआ उनका वो विभाजन है मास्टर नैतिकता और स्लेव नैतिकता के बीच। बिल्कुल। नीचे इतिहास में दो बुनियादी तरह की नैतिकताएं देखते हैं। पहली है मास्टर नैतिकता, मास्टर मोरालिटी। ये शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, आप कह सकती हैं कुलीन वर्गों से निकली। इसमें वैल्यूज अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड के हिसाब से तय होती हैं। अच्छा और बुरा कैसे? अच्छा वो है जो शक्तिशाली को अपने जैसा लगता है, मतलब मजबूत, स्वस्थ, क्रिएटिव, जीवन को हाँ कहने वाला। और बुरा बस वो है जो कमजोर है, डरपोक है या साधारण है। इसमें दूसरों से मंजूरी की जरूरत कम होती है। ठीक है। और दूसरी है स्लेव नैतिकता, स्लेव मोरालिटी। ये उन लोगों से निकली जो कमजोर थे, सताए हुए थे और शक्तिशाली लोगों से कह सकते हैं एक तरह की नाराजगी रखते थे, रिजेंटमेंट। नाराजगी। यहां अच्छा और बुरा, गुड एंड ईवल का पैमाना ही बदल जाता है। जो चीजें मास्टर के लिए अच्छी थीं, जैसे शक्ति, सेहत, पैसा, उन्हें अब बुराई कहा जाने लगा। अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ, और जो चीजें दासों की खासियत थीं, जैसे विनम्रता, दया, धैर्य, आज्ञाकारिता, उन्हें अच्छाई का दर्जा मिल गया। ये नैतिकता बाहरी दुनिया के रिएक्शन में बनी है और ये बराबरी और झुंड की सुरक्षा पर जोर देती है। उन नीचे का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता पर, खासकर ईसाई धर्म के असर की वजह से, ये स्लेव नैतिकता हावी हो गई। हाँ, उनका तर्क यही था कि स्लेव नैतिकता ने धीरे धीरे मास्टर नैतिकता को पलट दिया और वेस्टर्न वैल्यूज पर छा गई। और इसका नतीजा उनके हिसाब से ये हुआ कि मानवीय उत्कृष्टता, महानता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जो क्षमता थी वो दब गई। उन्होंने महसूस किया कि इस नैतिकता ने लोगों को औसत और सुरक्षित तो बना दिया, लेकिन महानता की संभावना कम कर दी। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विश्लेषण है, जाहिर है, लेकिन नीचे को समझने के लिए ये सेंट्रल है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि जिन वैल्यूज को हम बिल्कुल स्वाभाविक मानते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। इसी आलोचना वाले नजर से वो शायद पिछले दार्शनिकों को भी देखते थे। निश्चित रूप से नीचे दार्शनिकों की पिछली पीढ़ियों पर, खासकर सुकरात से लेकर कांट और उनके टाइम के जर्मन दार्शनिकों तक, काफी सख्त थे। क्या कहते थे उनके बारे में? वे उन पर हठ धर्मिता का आरोप लगाते थे, डॉगमेटिज्म का। मतलब वो कहते थे कि ये दार्शनिक अपने पर्सनल पूर्वाग्रहों, अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को ऑब्जेक्टिव सत्य या यूनिवर्सल तर्क का चोला पहनाकर पेश करते हैं। अच्छा। वो कहते थे कि हर महान दर्शन असल में उसे बनाने वाले का अनजाने में किया गया आत्मचित्रण होता है, एक तरह की ऑटोबायोग्राफी। तो फिर वो कैसे दार्शनिक चाहते थे? इसके उलट नीचे मुक्त आत्माओं की बात करते हैं, फ्री स्पिरिट्स की या भविष्य के दार्शनिकों की। ये ऐसे विचारक होंगे जो किसी परंपरा, किसी नैतिकता, किसी सच से बंधे नहीं होंगे। उनमें खतरनाक सच का सामना करने की हिम्मत होगी। वो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे और अकेले खड़े होने से नहीं डरेंगे। नीचे के लिए फिलॉसफी कोई आखिरी जवाब खोजने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली, बेचैन करने वाली सवाल पूछने की प्रक्रिया है, एक एक्सपेरिमेंटल यात्रा। वो चाहते थे कि विचारक बने बनाए ढांचों से बाहर निकलें। और ये सवाल पूछने की प्रक्रिया उन्हें सत्य की प्रकृति पर ही सवाल उठाने तक ले जाती है ना? मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की पूरी अवधारणा ही उनके लिए डाउटफुल थी। हाँ बिल्कुल, ये नीचे के सबसे ज्यादा उत्तेजक और प्रभावशाली विचारों में से एक है। वो इस आइडिया पर ही सवाल उठाते हैं कि कोई एक स्थिर यूनिवर्सल सच है जिसे हम खोज सकते हैं और जिस पर सब सहमत हो सकते हैं। तो फिर सच क्या है उनके हिसाब से? उनके लिए जिसे हम सच कहते हैं वो अक्सर पर्सपेक्टिव का, नजरिए का मामला होता है। हमारी भाषा, हमारी ज़रूरतें, हमारी संस्कृति, ये सब मिलकर हमारी सच्चाई बनाते हैं। ये तो काफी रेडिकल है। हाँ, वो यहाँ तक कहते हैं कि सच अक्सर बस कुछ उपयोगी भ्रम होते हैं या मेटाफर होते हैं, जिन्हें हम वक्त के साथ भूल गए कि वो असल में भ्रम या मेटाफर थे। मतलब कोई सच है ही नहीं है। नहीं,
इसका मतलब ये नहीं कि हर राय बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें हर उस दावे पर शक करना चाहिए जो खुद को इकलौता या आखिरी सच बताता है। नीचे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को समझने के कई तरीके हो सकते हैं और किसी एक तरीके से चिपक जाना हमें दूसरी संभावनाओं के लिए अंधा बना सकता है। ये सब सुनने में तो अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी और उत्तेजक लगता है। समीक्षा इस किताब की मुख्य ताकतों के बारे में क्या कहती है? जाहिर है इसकी मौलिकता तो एक बड़ी ताकत होगी। बिल्कुल। पहली ताकत तो इसकी जबरदस्त मौलिकता और हिम्मत ही है। ये पारंपरिक अकादमिक दर्शन के जो बंधन थे उन्हें तोड़ती है। और दूसरी, इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है, साइकोलॉजिकल इंसाइट। नीत्शे इंसानी प्रेरणाओं, हमारे विश्वासों के पीछे छिपे सबकॉन्शियस इरादों और हम खुद को कैसे धोखा देते हैं, इन सबको उजागर करते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि हम जो मानते हैं उसके पीछे असली वजह क्या है। क्या वो डर है या शक्ति की इच्छा या झुंड में सुरक्षित रहने की जरूरत? और कोई ताकत? तीसरी है इसकी प्रेरणा देने की क्षमता। ये पाठकों को इंडिपेंडेंटली सोचने, सामाजिक दबावों का विरोध करने और अपने ही वैल्यूज पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। ये एक तरह से बौद्धिक आजादी का आह्वान है। और चौथी, शायद इसकी भाषा? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में कहा, इसकी साहित्यिक गुणवत्ता। नीत्शे की भाषा बहुत शक्तिशाली है, काव्यात्मक है, यादगार है। ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि साहित्य का भी एक बेहतरीन नमूना है। ये तो ही खूबियां, लेकिन जाहिर है इतने रैडिकल विचारों वाली किताब की अपनी चुनौतियां और आलोचनाएं भी होंगी। समीक्षा इस बारे में क्या बताती है? हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली तो यही कि नीत्शे की जो सूक्तिवादी एफोरिस्टिक स्टाइल है और अक्सर अस्पष्ट भी, वो कई अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के उलट व्याख्याओं को जन्म देती है। आप एक ही वाक्य का क्या मतलब निकालते हैं, ये बहुत कुछ पढ़ने वाले पे निर्भर करता है। इससे गलतफहमी की बहुत गुंजाइश रहती है। सही बात है। और दूसरी आलोचना ये है कि उनका जो उच्च प्रकार या हायर टाइप का विचार है, या जिसे ज़रातुस्त्रा में उभरमंश कहा गया, उसे कुछ लोग अभिजात्यवादी मानते हैं, एलिटिस्ट और आम लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण। ऐसा लग सकता है कि वो ज्यादातर इंसानों को कम आंकते हैं, जो कई लोगों को आपत्तिजनक लगता है। और एक गंभीर समस्या जिसका जिक्र समीक्षा में है, वो है उनके विचारों का दुरुपयोग, खासकर शक्ति की इच्छा और मास्टर नैतिकता जैसे आइडियाज का। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है। नाजी जर्मनी ने नीत्शे के विचारों को खास तौर पर उनकी बहन एलिजाबेथ फॉर्स्टर नीत्शे द्वारा एडिट किए गए और तोड़े मरोड़े गए वर्जन्स के जरिए अपनी नस्लवादी और सत्तावादी विचारधारा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। ओह, ये तो भयानक है। बहुत। उन्होंने शक्ति की इच्छा को क्रूर ताकत और मास्टर नैतिकता को आर्य जाति की श्रेष्ठता से जोड़ दिया। ये नीत्शे के विचारों का एक बहुत ही भद्दा सरलीकरण और विकृतीकरण था, क्योंकि नीत्शे खुद न तो राष्ट्रवादी थे न यहूदी विरोधी, और उनकी शक्ति की अवधारणा कहीं ज्यादा सूक्ष्म और व्यक्तिगत थी। लेकिन इस दुरुपयोग ने उनकी प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे विचारों को उनके असली कॉन्टेक्स्ट से हटाकर खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब काफी सघन है, मतलब डेंस है और समझने में मुश्किल हो सकती है। निश्चित रूप से ये कोई आसान किताब नहीं है। इसे समझने के लिए ध्यान, एकाग्रता और शायद कुछ दार्शनिक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। हाँ, कई पाठक इसे किसी गाइड या कमेंट्री के साथ पढ़ना पसंद करते हैं ताकि नीत्शे के जटिल तर्कों और संदर्भों को बेहतर ढंग से समझ सकें। ये ऐसी किताब नहीं है जिसे आप बीच पर आराम से पढ़ सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बियॉन्ड गुड एंड ईविल से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? इसका सार क्या है? क्या लेना चाहिए हमें इससे? देखिए, जैसा कि हमने कहा, ये कोई नैतिक गाइड बुक नहीं है या नियमों की लिस्ट नहीं है। ये एक चुनौती है। चुनौती? हाँ। कैसी चुनौती? नीत्शे हमें उन सभी नैतिक, दार्शनिक और धार्मिक ढांचों पर गहराई से सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं। वो हमें अच्छे और बुरे की जो सिंपल कैटेगरीज हैं उनसे परे देखने को कहते हैं। जीवन की जटिलता, उसके विरोधाभासों और उसकी रचनात्मक क्षमता को अपनाने का आग्रह करते हैं। ये किताब हमें अपनी मान्यताओं की जड़ों को जांचने के लिए कहती है। क्या ये हमारी अपनी है या समाज ने हमें दी हैं? क्या ये जीवन को बढ़ाती हैं या उसे रोकती हैं? नीत्शे चाहते हैं कि हम बौद्धिक रूप से साहसी बने, अपनी खुद की राह बनाएं,
भले ही वो पारंपरिक रास्तों से अलग हो। तो ये आज भी प्रासंगिक है? हाँ, बिल्कुल। ये अस्तित्ववाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और आज की नैतिकता की बहसों पर एक गहरा असर डालने वाली कृति बनी हुई है। संक्षेप में कहें तो बियॉन्ड गुड एंड इविल एक ऐसी किताब है जो आपको सहज नहीं रहने देगी। ये स्थापित विचारों की नींव हिलाती है और आपको नैतिकता, सत्य और मानवीय क्षमता के बारे में असहज सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है। हाँ, ये जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करती है और शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान है, हमें लगातार सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करना। और यहीं पर एक दिलचस्प विचार उभरता है जो समीक्षा के उस बिंदु से जुड़ता है कि इसे समझने के लिए अक्सर बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। नीत्शे मुक्त आत्माओं का आह्वान करते हैं ना, जो स्थापित विचारों पर सवाल उठाएं। हाँ। तो आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में, जहां हर तरफ से तथ्य, राय, दावे हम पर बरस रहे हैं, क्या ऐसी स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच वाली मुक्त आत्माओं की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, ताकि वे इस शोर के बीच से कुछ सार्थक निकाल सके? अच्छा सवाल है। या फिर हर स्थापित ढांचे पर लगातार सवाल उठाने का ये रास्ता, जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं, हमें केवल और ज्यादा अनिश्चितता, रिलेटिविज्म और शायद कंफ्यूजन की ओर ले जा सकता है, जहां कोई भी साझा जमीन खोजना ही मुश्किल हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के संदर्भ में विचार करना जरूरी हो सकता है।